हे भगवान, मेरे पुतिन रूस पर नियंत्रण खो रहे हैं और आने वाले हालात के लिए तैयार नहीं है। रूसी अब समझ रहे हैं कि उनका जीवन उसी युद्ध के कारण बिखर रहा है जिसे उन्होंने शुरू करने का फैसला किया। एक क्रांति रोकने के लिए पुतिन वही कर रहे हैं जो इतिहास में हर तानाशाह ने जब शिकंजा कसने लगता है किया है। वो इसका गुस्सा आम नागरिकों पर निकाल रहे हैं, निहत्थे यूक्रेनी नागरिकों पर। लेकिन देखिए, इस बार कुछ बदल गया है। यूक्रेन अब लगातार 3 रातों से इसका जवाब दे रहा है और इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि रूस को इस जवाब का असर बहुत लंबे समय तक क्यों महसूस होगा। पहले मैं दिखाता हूं कि रूसी लोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि आपने शायद ही ऐसी फुटेज मॉस्को से देखी होगी। मॉस्को की एक महिला बता रही है कि वह अपनी कार में पेट्रोल नहीं भरवा पा रही, जबकि उसके देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। वह इंटरनेट नहीं चला सकती क्योंकि पुतिन ने सब ब्लॉक कर दिया है और वह जहां जाना चाहती है वहां का रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि पुतिन यूक्रेनी ड्रोन से डरते हैं, इसलिए जीपीएस काम नहीं करता। ये सब एक ऐसी जंग का नतीजा है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इस क्लिप को देखिए। हे भगवान, मैंने मॉस्को में पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया। मैं अभी यहीं बैठी हूँ। मेरा समय सचमुच खत्म हो रहा है। मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। सारा दिन की मेरी प्लानिंग इस बेकार जीपीएस की वजह से खराब हो गई। सच में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कोई यहाँ कैसे रह सकता है। मैं बस बहुत परेशान हूँ। टैक्सी से वहां तक सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 1200। और फिर भी मैं एक टैक्सी बुक करती हूँ, लेकिन कमबख्त आती ही नहीं और वहां तक पैदल जाना 15 मिनट लगते हैं। क्या यह सामान्य है? मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ दोस्तों, अभी यहाँ कोई आखिर रहे ही क्यों? मैं सच में यहाँ से उड़ जाने का इंतजार नहीं कर सकती। बहुत देर हो चुकी है। लोग यहाँ रहते ही क्यों है? यही असली सवाल है जो अब मॉस्को के निवासी पूछ रहे हैं, जो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, पुतिन को भी नहीं, जब उन्होंने 4 साल पहले युद्ध शुरू किया। इस दौरान उनकी एक ही घरेलू प्राथमिकता थी। उनका लक्ष्य था कि युद्ध मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अमीरों से दूर रहे। मोर्चे पर क्या हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। वे राजधानी आरामदायक रखना चाहते थे। अब दीवारें दरक रही है और उनके लिए समय इससे बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी वक्त मोर्चे पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। रूस ने वास्तव में जून महीने में लगातार दूसरे महीने अपनी जमीन खो दी। जिस सेना को आगे बढ़ना चाहिए था वो असल में पहल खो रही है। निष्पक्ष रूप से देखे तो आंकड़ों के अनुसार रूस कुछ जगहों पर आगे है, लेकिन कहीं कहीं जमीन खो रहा है। अगर सब जोड़े, ये सब लाभ में से नुकसान घटाने जैसा है। यानी रूस महीने की शुरुआत की तुलना में जमीन खो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस ने लगभग 40 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी। यह मैनहट्टन के आकार से थोड़ा छोटा है, लेकिन ध्यान रहे, पुतिन हर महीने 35,000 रूसी सैनिक खो रहे हैं। रूस लंबे समय से यही हताहत दर झेल रहा है। भर्ती खाली पद नहीं भर पा रही क्योंकि सैनिक तेजी से मारे जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? वो रोज 1000 से ज्यादा लोगों और मोर्चे पर जमीन खो रहा है जो उसके पक्ष में नहीं है। अब एक सामान्य नेता शायद यह हिसाब देखकर बातचीत करता, लेकिन पुतिन ने इसे देखा और कुछ और किया, और ये वही है जो वह इस युद्ध में हर बार कर रहे हैं। जब भी वे मोर्चे पर हारते या घर में परेशानी होती है तो रूसी जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला करते हैं। उन्होंने कहा यह सैन्य हमला है, लेकिन मिसाइलें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर गिर रही हैं। यही 2 जुलाई को हुआ, कुछ दिन पहले। ये यूक्रेनी शहरों के लिए इस पूरे युद्ध की सबसे भयानक रातों में से एक थी। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और करीब 70 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में इस्कंदर मिसाइलें, KH-101, कैलिबर और गाइडेड एविएशन बम, जो भी आप सोच सकते हैं, शामिल थे। अब यूक्रेन ने वास्तव में ड्रोन को रोकने में काफी प्रभावशाली काम किया। समस्या बैलिस्टिक मिसाइलों की थी। यूक्रेन के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है, और उन मिसाइलों में से अधिकांश, लगभग 28, सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर निशाना साधी गई थी, ज्यादातर रिहायशी इमारतों पर।
यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बारे में बात कर रहे हैं। रूस के हमले के बाद कीव में प्रतिक्रिया जारी है। बचावकर्मी मलबा हटाकर लोगों की तलाश और सहायता कर रहे हैं। शहर के 20 से ज्यादा स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिनमें अधिकतर सामान्य रिहायशी इमारतें हैं। एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक अनुसंधान संस्थान, एक होटल और व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचा है। 4 जुलाई को रिकॉर्डिंग के समय कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि हमला बड़ा था। अब क्रेमलिन का संस्करण, और यह वास्तव में क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि रूस ने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया और पुतिन खुद इस हमले के बारे में जानते थे और उन्होंने इसे होने से पहले मंजूरी दी थी। दुर्भाग्य से हमें पता है कि यह झूठ है क्योंकि हमारे पास इसका उल्टा साबित करने वाला वीडियो है। और दूसरी बात, पुतिन को इसके बारे में पहले से पता था। खैर, इस पर मुझे थोड़ा यकीन है और हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए उस झूठ को उजागर करते हैं जिसे क्रेमलिन फैला रहा है। ये उस रिहायशी इमारत का दृश्य है जिस पर रूस ने हमला किया। देखें, एक और जगह पर रेडिएशन है। एक और हमला स्थल, एक रिहायशी इमारत और उसका आंगन। ये खंडहर जो आप देख रहे हैं, बच्चों के खेल के मैदान का बचा हुआ हिस्सा है। खेल के मैदान का जो बचा है, दरअसल आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये क्या है। पहचानना मुश्किल है कि ये धातुओं का ढेर कभी खेल का मैदान था जहां कल शाम तक बच्चे खेलते थे। यहीं बच्चे खेलते थे। ये रहा, मैं अपना दिमाग खोने वाली हूँ। उसी रात एक दूसरे शहर जापोरिजिया में रूस ने एक और रिहायशी इमारत पर हमला किया और एक स्विमिंग पूल को भी तबाह कर दिया। सौभाग्य से हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, देखिए। और फिर कल पुतिन टेलीविजन पर आए और इस हमले का जश्न मनाया। उन्होंने दुनिया को मूल रूप से बताया कि उन्होंने इस हमले का आदेश दिया था। यह यूक्रेन के रक्षा उद्योग को निशाना बनाकर किया गया था और ऐसे और हमले किए जाएंगे। देखिए, मैं ये नोट करता हूँ कि बड़े पैमाने के हमलों का इस्तेमाल। मैंने यूक्रेन के रक्षा उद्योग के बुनियादी ढांचे और उसके संचालन को समर्थन देने वाली सुविधाओं पर बड़े पैमाने के समन्वित हमले जारी रखने का आदेश दिया। ये कैसे काम करता है? ये वही बात है जो हम इस चैनल पर लंबे समय से कह रहे हैं। हाँ, यूक्रेन रूस की हर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वही 2022 वाला यूक्रेन है। ड्रोन और यहाँ तक कि घरेलू रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो यूक्रेन की क्षमताएं रूस से कहीं आगे निकल गई हैं और यही अगला कदम यूक्रेन ने उठाया। बदला असल में उसी रात से शुरू हो गया था और ये 3 दिनों तक 4 जुलाई तक चला। रूस इतनी जल्दी इससे उबर नहीं पाएगा। देखिए मेरा मतलब क्या है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों ने बताया कि उनके ड्रोन ने रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में 12 बिजली उपकेंद्र निष्क्रिय किए। ज्यादातर हमले कब्जे वाले क्रीमिया में हुए, जहां यूक्रेन सैन्य बुनियादी ढांचे को हफ्तों से लगातार निशाना बना रहा है और रूस जवाब नहीं दे पाया। इस बार यह अभियान और भी व्यापक रूप से फैला, कब्जे वाले जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क के हिस्सों तक। यह निश्चित रूप से उन रूसी बलों के लिए एक बड़ा झटका था जो इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी से कहे तो यह सब उसी रात हुआ और मुझे यकीन है कि इस अभियान के कई हिस्सों की योजना रूस के कीव पर हमले से पहले ही बन चुकी थी। असल में इसे बदला नहीं कह सकते, यह बात सही है, लेकिन अगले 2 रातों में जो हुआ वो सच में बदला था, इसमें कोई शक नहीं। अगली ही रात यूक्रेनी ड्रोन ने उन रूसी फाइटर जेट्स को निशाना बनाया जो 2 जुलाई के रूसी हमले में शामिल थे। देखिए, इस हफ्ते दूसरी बार यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने साकी एयरफील्ड पर रूसी विमानों पर हमला किया है और रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में होल्डिस्क एयरफील्ड पर भी हमले किए हैं। साकी में 7 एयरक्राफ्ट स्टोरेज हैंगरों पर हमला किया गया, जहां SU-30 SM, SU-30 और SU-24 फाइटर जेट्स और फ्रंट लाइन बॉम्बर्स रखे गए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम 7 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। दूसरे एयरफील्ड पर भी 2 हैंगरों पर हमला हुआ, जहां शायद ड्रोन और विमानन उपकरण थे। ये दोनों सैन्य एयरफील्ड्स क्रीमिया में रूसी कब्जाधारी सेनाओं के मुख्य एयरबेस है। रूसी टैक्टिकल विमान यहाँ से नियमित उड़ान भरते हैं, यूक्रेन पर मिसाइल बम हमले करते हैं और
दक्षिणी दिशा में रूसी समूह को समर्थन देते हैं। ये पुरानी रणनीति है, सेनाएं हमेशा अपनाती है, तीर का नहीं तीरंदाज का पीछा करो। यूक्रेन भी एयरफील्ड्स और फाइटर जेट्स को निशाना बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों का पीछा करने के बजाय जो यूक्रेन के लिए करना ज्यादा मुश्किल है, वे उन जेट्स को निशाना बना रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। लेकिन वे यही नहीं रुक रहे हैं, अब वे उन जगहों को भी निशाना बना रहे हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बनती हैं। लेकिन उस फैक्ट्री पर हमले से पहले मैं आपको रूस में बुझती लाइट्स दिखाता हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसकी पुतिन को उम्मीद नहीं थी। देखिए, यूक्रेनी मिसाइल हमले ने रूसी शहर बेलगोरोद में बिजली और पानी की सप्लाई ठप कर दी, और ये फुटेज वाकई कुछ अलग ही है। एक पल आप शहर की स्काईलाइन देख सकते हैं और फिर हमला होता है और क्षितिज से क्षितिज तक हर जगह अंधेरा छा जाता है। देखिए, उसी समय कई रूसी चैनलों ने यूक्रेनी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों की रूस में गहराई तक उड़ान की रिपोर्ट दी। यह उड़ान मार्ग देखिए, यूक्रेनी मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी घुमावदार राह ले रही है। बिल्कुल, लक्ष्य वोडकेंस प्लांट था, जहां ओरेशनिक, यार्स, इस्कंदर और अन्य बैलिस्टिक मिसाइलें बनती हैं, जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों पर गिरा रहा है। यही फैक्ट्री थी जहां वे तीर बनते थे जिनका हमने जिक्र किया था। मेरे लिए फैक्ट्री की बात से पहले रास्ता दिलचस्प है, क्योंकि यह पिछले साल के G20 शिखर सम्मेलन की एक घटना याद दिलाता है। उस शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और रूसी प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक हुई थी, और इस बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध किया था कि वे यूक्रेन के साथ एयर डिफेंस डेटा यानी एयर डिफेंस रूटिंग डेटा साझा करना बंद करें। रूस शिकायत कर रहा था कि देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के साथ ये सारा डेटा साझा कर रहा है ताकि वे रास्ता ढूंढ सके जिससे वे रूसी एयर डिफेंस से बच सके और रूसी रिफाइनरियों को निशाना बना सके। यह पिछले साल अगस्त की बात है। अगर आप खबरें देख रहे हैं तो जानते हैं कि इसी समय यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि हर हफ्ते कोई न कोई रूसी रिफाइनरी या तेल डिपो उड़ता दिखता था, और रूस ने इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया, क्योंकि रूस कह रहा था, अरे आप लोग यूक्रेन के साथ सैटेलाइट डेटा साझा कर रहे हैं, इससे हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना उनके लिए आसान हो रहा है। अब मुझे ठीक नहीं पता कि अभी भी ऐसा ही है या नहीं। एक बात सच है कि यूक्रेन के पास वैसी सैटेलाइट पहुंच नहीं है जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। संभावना है कि अमेरिका अब भी यूक्रेन को रूसी बुनियादी ढांचे, खासकर सेना से जुड़ी चीजों को खत्म करने में मदद कर रहा है। इसी वजह से ये मिसाइल का रास्ता मेरे लिए दिलचस्प था, क्योंकि छोटा और सीधा रास्ता होते हुए भी जानबूझकर ये चुना गया ताकि रूसी एयर डिफेंस के लिए गिराना मुश्किल हो। ये वाकई दिलचस्प है। फिर भी हमला नहीं रुका। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर वहां रूस के तेल टर्मिनल नष्ट कर दिए। ये एक बंदरगाह शहर है, इसलिए रूस इसका इस्तेमाल तेल भेजने के लिए बहुत करता है। लेकिन उस हमले पर जाने से पहले चलिए थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ मीम्स देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल 4 जुलाई थी और मेरे पास आपके लिए कुछ छुट्टी के मीम्स है। और आप इस सेगमेंट का नियम जानते हैं, अगर मीम्स आपको पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दे, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बस लाइक बटन दबा दे। ये वाकई वीडियो की मदद करता है और आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। अब शुरू करते हैं। पहला मीम एक शो से है जो मुझे यकीन है आप में से कुछ ने देखा होगा। ये है पार्क्स एंड रेक। देखिए, अगला मीम धरती के सबसे बेहतरीन शो से है, इस पर मैं सवाल नहीं लूंगा। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश बोले, सिर्फ स्वतंत्र कहने से आप सच में स्वतंत्र नहीं होते। ये वही समय है जब भावी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा, मैंने बस कहा नहीं, इसकी घोषणा की, जैसे माइकल स्कॉट। अगला मीम अमेरिकी भावना दिखाता है। जब कोई पूछे स्वतंत्रता दिवस पर फ्री हो, आप बोले मैं हमेशा फ्री हूं। और आखिरी मीम असल में कोई मीम नहीं है बल्कि एक संदेश है, और ये एक अच्छा संदेश है। इससे ज्यादा अमेरिकी बात कोई नहीं कि आप यूक्रेन के लोगों की तरह अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों का समर्थन करें। और इसी बात पर कीव, एक ऐसा शहर जो असल में एक हमले के बीच में है, एक ऐसा शहर जो पुतिन के हमले का मुकाबला कर रहा है, फिर भी उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जश्न मनाया। कीव का प्रसिद्ध मदरलैंड स्मारक 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिकी झंडे की तरह रोशन हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हर अमेरिकी को बधाई देते हुए लंबा संदेश जारी किया। ये लंबा है, आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। मैं पहला पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहता हूं
क्योंकि इसे सचमुच जोर से पढ़ा जाना चाहिए। आज मानवता के सबसे उज्जवल, सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली सपनों में से एक की 250वीं वर्षगांठ है। अमेरिकी सपना एक स्वतंत्र, समृद्ध राष्ट्र का वो सपना है जो लोगों की आज़ादी, आस्था और खुशी की तलाश के अधिकार की रक्षा करता है। यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 250 वर्षों की इस महान उपलब्धि का जश्न मनाया। उसी समय यूक्रेन रूस से अपना बदला ले रहा था। तो चलिए उस विषय पर वापस आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और व्लादिमीर पुतिन का गृह नगर है, वहां यूक्रेन ने एक बड़े तेल टर्मिनल को निशाना बनाया। सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेन से इतना दूर है कि यहाँ युद्ध की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह शहर भी प्रभावित हो रहा है, जो व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आएगा। इस घटना का वीडियो देखें। हे भगवान, मैं सोच में पड़ गई हूँ। फिर हमारे पास एक और क्लिप है जो हमें किसी भी युद्ध के मैदान के नक्शे से कहीं ज्यादा बताती है। एक सेंट पीटर्सबर्ग निवासी जो हमले के बहुत करीब है, वह मूल रूप से जो देख रहा है उसका वर्णन कर रहा है, और वह कहता है कि यह असली नहीं लगता, यह कुछ ऐसा है जो वह फिल्मों में देखता है, और अब वह इसे अपनी आंखों से देख रहा है और वह बस यकीन नहीं कर पा रहा है। सुनिए। मैंने असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ये फिल्म जैसी लगती है, असली आग नहीं दिखती, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, है ना? बिल्कुल असली जैसे हैं, ग्राफिक जैसे। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस फुटेज में हमले और चीजें नष्ट होती दिखती हैं, जो YouTube और विज्ञापन दाताओं को पसंद नहीं है। मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कभी-कभी हमारे वीडियो पर प्रतिबंध लग जाता है या सीधे तौर पर उनका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो वजह बनती है। हम कुछ फुटेज, खासकर फ्रंट लाइन की, विस्तार से समझाना पसंद करते हैं, लेकिन मुख्य वीडियो में नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे पर्दे के पीछे अपने सदस्यों के लिए नियमित रूप से करते हैं। जब चकफार जैसे पूर्व सैनिक हमारे चैनल पर आकर युद्ध क्लिप्स समझाते हैं और बताते हैं कि असल में क्या हो रहा है और मेरी समझ में क्या छूट सकता है, तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ साथ और भी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर अभी सदस्य बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक दिलचस्प चीज़ देखी। अगर आप फ़ोन पर ऐप से साइन अप करते हैं तो आपको ज़्यादा कीमत दिख सकती है, क्योंकि एप्पल और गूगल प्ले स्टोर अपना हिस्सा लेते हैं और कीमत बढ़ा देते हैं। मुझे पता नहीं था कि वे ऐसा करते हैं। आप कंप्यूटर या ब्राउज़र से साइन अप करें, आपको ऐप से कम कीमत मिलेगी। ये हमारे लेटेस्ट मेंबर्स ओनली वीडियो का क्लिप है, देखें। मुझे लगता है ये रूसी सैनिक घबराकर मैदान में घूम रहे हैं। बिल्कुल सही, और रूसी सैनिकों को कोई लड़ाई की सलाह देने के लिए नहीं, लेकिन फैल जाओ, है ना? एक साथ इकट्ठा मत हो, अलग अलग रहो। लेकिन आप जानते हैं, इन लोगों को लगभग कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला। वो आदमी देख रहे हो, वो अलग हट गया, है ना? दूसरे आदमी ने अपनी राइफल ड्रोन पर फेंक दी। आप जानते हैं, जब आपके पास नागरिक होते हैं, अब ये लोग, इन सब ने अपना सारा सामान पहन रखा है ना? उस आदमी के पास उसका स्लीपिंग बैग था, उसने अपना पूरा लड़ाकू साजो सामान पहन रखा है, और वो दिन के उजाले में चल रहा है ना? और यही हर सैनिक के साथ होगा जो खुले मैदान में दिन के समय चलेगा। आप पे ड्रोन से हमला होगा। और जब आप कम प्रशिक्षित लोगों को लेकर उन्हें युद्ध में भेजते हैं, जब वे तनाव में होते हैं, खतरे में होते हैं, या युद्ध के मैदान पर कोई ऐसा संकेत देखते हैं जो जानलेवा हो सकता है, तो वे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, है ना? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। ये युद्ध के मैदान पर जानलेवा होता है। इसमें से सिर्फ वही आदमी जिंदा बचा जिसने पीछे हटकर खुद को छुपा लिया था। इन्हें अलग अलग दिशाओं में चले जाना चाहिए था। सुनो, मुझे लगता है ये उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। वाह, फिर वही आदमी गोली चला रहा है। आप जानते हैं, मैंने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण देखा है। उनमें से एक अभ्यास ये है कि वे कुछ लोगों को लाते हैं और ड्रोन को पास ले आते हैं, और वे लोग इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं, मुड़ते हैं और आगे पीछे भागते हैं।
और वो वास्तव में काफी प्रभावी है। ये कम से कम ड्रोन्स को आपके पास पहुंचने में देरी करेगा। हम देख सकते हैं कि रूसी सैनिक ऐसा क्यों नहीं करते, वे बैग क्यों नहीं गिराते और इधर उधर क्यों नहीं भागते। जानते हो क्या, उनकी शारीरिक क्षमता कम हो गई है। उन्हें नियमित रूप से खाना नहीं मिलता, उन्हें पानी नहीं मिलता, उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिलती। इनमें से किसी को इतनी समझ नहीं है कि सील्स अपनी किट अलग अलग लाइनों में रखते हैं। पहली लाइन में हथियार, पिस्तौल और सर्वाइवल किट शामिल होते हैं। दूसरी लाइन में आपका गियर, रेडियो और अतिरिक्त गोला बारूद होता है। तीसरी लाइन का गियर बहुत भारी बैग होता है। हमें सिखाया जाता है कि हालात बिगड़ने पर भारी सामान छोड़ दें और लड़ाई का सामान साथ रखें। लेकिन ये आदमी ऐसे चल रहा है मानो वॉलमार्ट का पूरा स्पोर्टिंग गुड्स विभाग ही उठा रखा हो। वो सच में ऐसा करता है, बस उनके पास मौका नहीं है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली। हाँ, ये रूसी पैदल सैनिकों का आम उदाहरण है जिन्हें यादृच्छिक चुना गया है। हम देख सकते हैं कि ये कैसे करते हैं। दूसरा सवाल है, क्या राइफल से ड्रोन गिराना संभव है? हाँ, अगर सही से शूट करना आता हो। कोई अभ्यास नहीं। सही है, कोई अभ्यास नहीं। क्या हमें पता है विस्फोट का दायरा कितना बड़ा है? ये छोटा है ना? अगर आप दूर चले जाएं। मैं कहूँगा अगर ये एक आर्मर पियर्सिंग शेप चार्ज है, सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया हो। देखिए, आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, 50 फुट का विस्फोट दायरा। मैं इसके 50 फुट के अंदर नहीं रहना चाहूँगा। वो वास्तव में काफी बड़ा है। आप जानते हैं ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं। देखिए, आप 50 फीट पर घायल हो सकते हैं, लेकिन हम इसे सैन्य विस्फोट क्षेत्र मानते हैं जहां चोट लग सकती है। आप जानते हैं, तो मारक क्षेत्र शायद, मुझे नहीं पता, 10 फीट होगा, मैं ऐसा कहूंगा। तो ये सिर्फ $500 के ड्रोन है। यही तो पागलपन वाली बात है। यही बात पागलपन है। और आप जानते हैं, मैं इसका दार्शनिक पहलू भी समझ रहा हूं। एक रोबोट एक इंसान का शिकार कर रहा है, और अभी आमतौर पर, हमेशा नहीं, लेकिन एक ऑपरेटर फैसले की प्रक्रिया में शामिल होता है ना? उनमें ये क्षमता है कि गश्त करता ड्रोन एल्गोरिदम से गर्मी के स्रोत को लॉक कर उसके चारों ओर घूमेगा और मार देगा। इसमें इंसान शामिल नहीं है। तो आप जानते हैं वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, मेरा मानना है।